बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है, जहां नीतीश कुमार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बनाए गए। इनके साथ ही 24 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हालांकि विपक्ष के बड़े नेता इस कार्यक्रम से दूर रहे और उन्होंने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए इसे अवसरवादी राजनीति बताया। नई सरकार के साथ बिहार की राजनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। हम उन्हें बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके साथ धोखा ना हो। बहुत कठिन डगर पे चल रहे हैं। जिन लोगों का उनका साथ है वो बहुत धोखेबाज लोग हैं। और यह भी उम्मीद करते हैं कि चलिए जैसे भी आप जीते उस पर हम चर्चा करते ही रहेंगे, लेकिन अब जब आप सरकार में आ ही गए हैं तो बिहार के लोगों के साथ वैसा धोखा न हो जैसा महाराष्ट्र के लोगों के साथ किया जा रहा है कि दिखाया कुछ किया कुछ और। उस वक्त खाते में पैसे आए, अब आने बंद हो गए। ये सब ध्यान रखना चाहिए नीतीश कुमार जी। देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। सब अपने मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति सरकार बनाता है। निश्चित रूप से बिहार की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी को हम बधाई देते हैं, लेकिन सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है कि काठ की हांडी आखिर कब तक चढ़ती रहेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को मजबूरी में मुख्यमंत्री पद की शपथ तो दिलवाई है, लेकिन आगे कब तक ये गठबंधन बरकरार रहता है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जिसका जवाब देश और बिहार की जनता जानना चाहती है। राजस्थान के जयपुर में वोट चोरी और एसआईआर में कथित गड़बड़ी को लेकर युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। शहीद स्मारक पर आयोजित सभा में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। विरोध तेज होने पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प भी देखने को मिली। युवा कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं की गई हैं और इस मामले की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। संगठन ने साफ कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह लड़ाई जारी रहेगी। पूरे देश की जनता कह रही है कांग्रेस खत्म हो चुकी है, और जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा जी राजस्थान में ये विधि विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन प्रतिषेध विधेयक का जो विरोध कर रहे हैं ना, ये इनके ताबूत में अंतिम कील होगी। ये राजस्थान से भी साफ हो। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की नसबंदी करो। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की नसबंदी करो। मुजफ्फरनगर में संयुक्त हिंदू महासंघ और शिवसेना के पदाधिकारियों ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपते हुए अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई की मांग उठाई। संगठनों ने दावा किया कि देश में सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। साथ ही जिले के कुछ मदरसों में बने तहखानों की जांच कराए जाने की मांग भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर अवैध निर्माण और संदिग्ध गतिविधियों की आशंका है। ज्ञापन सौंपने के दौरान कई पदाधिकारी और समर्थक मौजूद रहे। आज संयुक्त हिंदू महासंघ की ओर से 2 ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिए गए हैं। एक ज्ञापन प्रधानमंत्री महोदय को भेजा गया है, जिसमें हमने मांग करी है कि जो इस देश के अंदर अवैध रूप से बांग्लादेशी व रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठी यहाँ पर रह रहे हैं और जिनको भी देश से बाहर नहीं निकाला जा रहा है, उन सबकी यहाँ पर नसबंदी कराई जाए, ताकि वो अपनी जनसंख्या को यहाँ पर न बढ़ा पाए। क्योंकि जो यहाँ पर अवैध रूप से घुसपैठी रह रहे हैं, उन्होंने यहाँ रहते हुए लाखों की संख्या में बच्चे पैदा कर यहाँ इस देश की जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। जिस देश में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुत्तों तक की नसबंदी कराई जा सकती है, तो इन देश के दुश्मनों की नसबंदी कराने में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले अविलंब इनकी नसबंदी यहाँ पर कराई जाए, ताकि घुसपैठियों की संख्या देश में ज़्यादा न बढ़ सके। साथ दूसरा ज्ञापन हमने डीएम साहब को दिया है। जो इस जिले के अंदर मदरसे हैं, उन सबकी जाँच की हमने मांग करी है। बहुत से मदरसों में नीचे तहखाने बने हुए हैं जो बिल्कुल अवैध है। चरथावल मोड़ पर एक मदरसा बना हुआ है जो नदी की जमीन पर बना हुआ है, और इसमें ये बहुत विशाल तहखाने बने हुए हैं। तो हमने इस मदरसे की जांच की मांग करी है कि इनके तहखाने को तुरंत हटवाया जाए और जो अवैध निर्माण पर है वो भी तुरंत हटाया जाए। ये मांग हमने डीएम साहब से करी। मुजफ्फरनगर की इंदिरा कॉलोनी निवासी संगीता नाम की महिला ने लोन दिलाने के नाम पर हुई ठगी की गंभीर शिकायत की है। पीड़िता ने बताया कि घर में आग लगने के बाद एक व्यक्ति ने उसे 5 लाख रुपए का लोन दिलाने का भरोसा दिया और दस्तावेजों के नाम पर नकद व ऑनलाइन मिलाकर 17,000 रुपए ले लिए। आरोप है कि आरोपियों ने फोन पर एक व्यक्ति से बात कराई, जिसने खुद को हाई कोर्ट का जज बताया। पीड़िता का कहना है कि ये लोग पहले भी पुलिस दरोगा बनकर ठगी कर चुके हैं, जिसका मुकदमा कोतवाली में दर्ज है। महिला ने प्रशासन से जनहित में तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की है। के पास आए थे, जैसे हमारे से गोविंद ने पैसे लिए। कौन है ये गोविंद? क्या गोविंद रिश्तेदार थे हमारा जी। अच्छा। दादी का देता।
उसने कहा जैसे कि तुम्हारा नुकसान हो गया, आग लगी, मैं तुम्हें पैसे दिलवा दूंगा। हमने कहा गोविंद भाई हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं, हम कहाँ से देंगे। कहने लगे ज़्यादा नहीं, बस तुम 10-5 हज़ार रुपये दे दियो। ऐसे ऐसे कर उन्होंने हमारे 40-45 हज़ार रुपये तार लिए। और वो हमारा फ़ोन भी उठाता बजा, सर रिकॉर्डिंग हमारी इसके पास में। उसने कहा था कि मैं इलाहाबाद से एक वकील से बात करवाई, एसपी बोल रहा मैं इलाहाबाद से, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। हाँ जी, उसने कहा कि मैं इलाहाबाद से बोला, वकील बोला, सबसे बड़ा जज, बात करो। बात करी हम ना, कहने लगे ऐसे बात है, तुम्हारे पैसे आ जाएंगे, कुछ तुम्हें पैसे डालने पड़ेंगे फीस। मैंने कहा हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हम कहाँ से देवो। जो थे वही हमने गोविंद को दे दिए, उधार से उधार लेकर पैसे। सचिन का नाम और एक सरताज है। हाँ जी, क्या बताते हैं? वे तो यूँ कह रहे थे कि तुम हम 4-5 लाख रुपए दिला देंगे और तुम हमें बस तो ये जिन पैसे। लोगों के आप नाम ले रहे हैं उनसे आपने बात की है? बात करी उन्होंने, फ़ोन पे ऐसे नहीं देखे मैंने कभी, फ़ोन पे बात करी उन्होंने हमारे से। फोन पे अगर आवाज़ पहचान लो? हाँ, आवाज़ पहचान लेंगे, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह आपके पास कोई इस तरह? रिकॉर्डिंग है हमारे पास में। मुजफ्फरनगर में फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर ने रेज इंडिया फाउंडेशन और श्री साई हॉस्पिटल के सहयोग से बच्चों के लिए एक मुफ्त कार्डियक स्क्रीनिंग कैंप आयोजित किया। कैंप में शिशुओं से लेकर किशोरों तक सैकड़ों बच्चों की इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी और क्लिनिकल असेसमेंट के जरिए विस्तृत जांच की गई। फोर्टिस के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर दीपक ठाकुर के नेतृत्व में विशेषज्ञ टीम ने कई बच्चों में पहली बार हृदय संबंधी समस्याओं का पता लगाया और उन्हें समय पर उपचार के लिए मार्गदर्शन दिया। माता पिता को शुरुआती लक्षणों, नियमित जांच और हार्ट हेल्दी जीवन शैली की जानकारी भी दी गई। यह प्रयास ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बच्चों के हृदय स्वास्थ्य को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर गुरुग्राम से आज यहाँ पे कैंप का आयोजन किया गया है, जहाँ पे बच्चों की हृदय रोग संबंधित निशुल्क जांच की जाएगी और जो बच्चे जिनको सर्जरी की ज़रूरत है या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनको हम रेज इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से जो भी आर्थिक सहायता होगी उन बच्चों की जाएगी, जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में बच्चे आएंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते सर्जरी। ये बच्चों की दिल की बीमारी से संबंधित कैंप लगाया गया है। फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर के सहयोग से ये कैंप लगाया गया है। इसमें रेज इंडिया फाउंडेशन ये एक तरह का एनजीओ है जो हर तरह के बच्चों की जो गरीब मरीज हैं जिनको पास इलाज की सुविधा नहीं है, उनको ये फंड्स अरेंज करके दिलाते हैं, जिससे उनको पूरा इलाज करवाया जा सके। फोर्टिस हॉस्पिटल में इनका इलाज होता है और ये फंड्स जो हैं रेज इंडिया फाउंडेशन ये फंड्स को वहाँ पर इलाज के लिए देते हैं। कहने का मतलब ये हो कि फोर्टिस इंडिया को लगभग पूरा पैसा मिल जाता है। उनके लिए लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है। डॉक्टर दीपक ठाकुर हमारे यहाँ आते हैं, महीने में 1 बार आते हैं। अधिकतर बच्चे उनके इलाज से बड़े संतुष्ट हैं और लगभग 50 से 60 मरीजों का ये हमारे यहाँ से सर्जरी करवा चुके हैं। और खर्चा कुछ बच्चों का तो बिल्कुल फ्री इलाज हुआ है, कुछ में बहुत न्यूनतम खर्चा 10,000 से लेकर 20-30 हज़ार तक में पूरी बड़ी कार्डियक सर्जरी हो जाती है। मुजफ्फरनगर के सिटी कोतवाली क्षेत्र की आर्यपुरी से दबंगई का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कई लोग एक युवक को घेरकर बेरहमी से पीटते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में हमलावर युवक पर लाठी डंडों से हमला करते और उसे बार बार जमीन पर गिरा कर मारते नजर आते हैं। पीड़ित के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वायरल वीडियो के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया में जो मारपीट का वीडियो प्रसारित होना बता रहे हैं, यह घटना दिनांक 17 नवंबर के रात्रि 9 बजे के लगभग की है। द्वारकापुरी मोड़ पे गांधी कॉलोनी के रहने वाले एक मनोज नाम के व्यक्ति जो अपने लड़के के साथ जा रहे थे, स्कूटी के ओवरटेक करने की बात को लेकर 3 युवकों से कहा सुनी और उनसे झगड़ा हुआ, जिसमें वो मारपीट होना दिख रहा है। उनसे पीड़ित मनोज के तरफ से तहरीर प्राप्त करके तत्समय नई मंडी थाने पर सुसंगत धारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। अज्ञात में चूंकि तहरीर प्राप्त था, उन मारपीट करने वाले युवकों की पुलिस द्वारा तलाश की जा रही थी। उनकी उनका पता लगाया जा चुका है। जिस स्कूटी से आए उसका भी पता लगा चुका है। गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना है। शीघ्र ही गिरफ्तार करके उनकी विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर की नई मंडी स्थित रामलीला ग्राउंड में 22 से 30 नवंबर तक सरस श्रीराम कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। श्रीराम भगवत कंसल परिवार द्वारा आयोजित इस दिव्य कथा में परम पूज्य संत प्रवर श्री विजय कौशल जी महाराज अपने श्रीमुख से श्रीराम अमृत कथा की रसधारा प्रवाहित करेंगे। आयोजकों ने बताया कि कथा का उद्देश्य समाज में धर्म, सद्भाव और आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के संदेश को पहुँचाना है। श्रद्धालुओं के लिए बैठने,
प्रसाद और अन्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की जा रही हैं। बड़े स्तर पर भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। पूज्य विजय कौशल जी महाराज जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भगवान श्री राम के लिए कथा करने का काम करते हैं, देश और दुनिया में जनजागरण करता है सनातन संस्कृति के लिए, परिवारों को जोड़ने का कार्यक्रम करते हैं। उनकी श्री राम कथा उनके श्रीमुख से अपने मुजफ्फर में श्री भीम कंसल जी के परिवार के द्वारा 22 नवंबर से 30 नवंबर तक होनी है। जो नई मंडी के अंदर ये अपना रामला मैदान है, थाना नई मंडी के पास, ये कार्यक्रम कथा का आयोजन शाम को 3 बजे 6 बजे तक हुआ। निश्चित समय पर शुभारंभ और निश्चित समय विश्राम ये कथा का होता है। तो भीम कंसल जी की ओर से पूरे संपर्क मुजफ्फर के लोग, सभी भक्त, सभी सनातन संस्कृति के मानने वाले, राम के प्रति श्रद्धा रखने वाले, ऐसे सब लोग इसके अंदर सपरिवार आमंत्रित हैं। और 22 तारीख को सुबह 10 बजे उनके घर से लेकर के इस स्थान तक कलश यात्रा होगी, जिसमें कम से कम 108 परिवारों की महिलाएं और अन्य महिलाएं उसके अंदर भाग लेंगी। 23 तारीख को श्री राम का जन्म है और भगवान श्री राम का विवाह 24 नवंबर को है। कथा के बाद भोजन और प्रसाद का वितरण होगा और 30 तारीख को जो अंतिम दिन है, उस दिन कथा सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी। उसके बाद भंडारा प्रसाद का वितरण होगा।